प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। बच्चों, हम लोग लास्ट लेक्चर को जहां पे एंड किया था उसी के आगे बढ़ेंगे। हमने ईथर प्रिपरेशन में विलियमसन सिंथेसिस को देख लिया था। इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, कैसे इसको यूज करते हैं, ये सब आपने पिछले टर्म में देखा है। इस टर्म में हम देखेंगे एल्किल हैलाइड से किस तरह से हम ईथर बना सकते हैं। तो एक दूसरा मेथड और है इसका, जिसमें हम सिल्वर ऑक्साइड अगर ड्राई कंडीशन में हो, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं। तो एल्किल हैलाइड का 2 मोल यूज होता है बच्चों, और हमें सिल्वर क्लोराइड मिलता है, साथ में ईथर प्राप्त हो जाता है। इस मेथड में आपको ये ध्यान रखना है कि सिल्वर ऑक्साइड जो है ये ड्राई होना चाहिए। अगर आप वेट सिल्वर ऑक्साइड लेंगे तो वेट सिल्वर ऑक्साइड लेने पर एल्कोहल बन जाता है। ये आप पढ़ चुके हैं एल्कोहल में, एक बार हम रिमाइंड कर देते हैं इसको। वेट सिल्वर ऑक्साइड का मतलब होता है Ag2O प्लस H2O, यानी उसमें नमी है, और ऐसे में 2AgOH में कन्वर्ट हो जाता है। और जब कोई भी एल्किल हैलाइड AgOH से रिएक्ट करता है तो ये ROH प्लस AgH बना लेता है। तो आप देख रहे हैं, ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि वेट सिल्वर ऑक्साइड कैन नॉट बी यूज्ड। हम यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं ड्राई सिल्वर ऑक्साइड विद द एल्किल हैलाइड, तब आपको ईथर मिलेगा। तो ये कंडीशन सेंसिटिव है, ध्यान रखना है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे फ्रॉम एल्कोहल, ईथर फ्रॉम एल्कोहल कैसे हम बना सकते हैं। एल्कोहल का अगर डिहाइड्रेशन हम करें तो हमें ईथर प्राप्त होता है। अब डिहाइड्रेशन के कई मेथड हैं, कैटालिटिक डिहाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन विथ एसिड। तो हम पहले देखते हैं डिहाइड्रेशन विथ एसिड। डिहाइड्रेशन विथ एसिड में आपने देखा है, अगर हम H2SO4 के साथ डिहाइड्रेशन करें तो वाटर जो होता है ये डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। ये भी बहुत केस सेंसिटिव रिएक्शन है। आपको ये ध्यान में हमेशा रखना है कि कौन सी कंडीशन यूज की जा रही है। बच्चों, अगर हम 400 केल्विन के नीचे का टेम्परेचर है, 383, 373 या मोर देन 373, तो ऐसी कंडीशन में एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। पहले हम इसको देख लेते हैं डिफरेंट कंडीशन, थोड़ा सा एक बार आपको रिमाइंड हो जाएगा। अगर हम जैसे CH3 CH2OH ले लें और इसको H2SO4 से डिहाइड्रेट करें, HSO4 इसको हम लिख सकते हैं। यहां से एक H2O निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3 CH2O SO3H। एक्चुअली देखिए, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं H2SO4 को HOO SO3H। अब अगर इसको हम इस तरह से लिखते हैं, यहां पे ये हो जाएगा OSO3H। अब आप देख सकते हैं किस तरह से हमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिल जाता है। अब बच्चों, अगर हम इस टेम्परेचर को लगभग 373 केल्विन या 400 केल्विन के नीचे रखते हैं तो हमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है। बट अगर हम टेम्परेचर को 413 केल्विन तक ले जाएं तो ऐसे में हमें ईथर मिल जाता है। और एक्चुअली
CH3 CH2OH, इसके 2 मोल यूज हो जाते हैं और ये बन जाता है एट 413 केल्विन पर। अगर हम एल्कोहल को हीट करें हमें मिलेगा CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H2, दिस इज ईथर। अब इसी रिएक्शन को आप अगर देखें तो ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप में CH3 CH2OSO3H ही बनता है, लेकिन टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो तुरंत पहला स्टेप देखिए आप क्या बन जाता है, CH3 CH2OH H2SO4 से जब रिएक्ट करता है तो बना लेता है CH3 CH2OSO3H और CH3 CH2OSO3H फिर से 1 मोल HOC2H5 एल्कोहल से रिएक्ट करके H2SO4 के रूप में निकल जाता है और हमें ईथर मिल जाता है CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H2। इस तरह से हम देखते हैं कि 413 केल्विन पर जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें ईथर मिलता है। बच्चों एक और रिएक्शन आपको इसका याद रखना चाहिए, अगर 413 के बजाय हम 433 केल्विन तक या 443 केल्विन तक हीट कर देते हैं तो हमें ईथर की जगह पे एल्कीन मिलता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए ये रिएक्शंस दोनों जो हैं दे आर बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर मेनली SN2 रिएक्शन फॉलो होता है। अभी हम देख लेंगे इसकी मैकेनिज्म भी किस तरह से रिएक्शन होता है, लेकिन इन रिएक्शंस के अलावा अगर हम 433 केल्विन पर हीट करते हैं तो प्रोडक्ट हमारा चेंज हो जाएगा और एल्कीन मिलती है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बहुत ही केस सेंसिटिव होता है, इसलिए आप जब भी इसको सॉल्व करिए इसके क्वेश्चन तो कंडीशंस को याद रखिए। देखिए अगर 433 केल्विन है तो हमें एल्कीन मिल जाता है। किस तरह से मिलेगा, CH3 CH2OH सिंगल मोल हम देखते हैं। इसको जब हम H2SO4 काम हमेशा रहता है हीट करते हैं एट 443 केल्विन के आसपास, तो यहां से 1 मोल H2O निकल जाता है और ये बना लेता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अब क्वेश्चन ये है कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, SN1 रिएक्शन होगा या सॉरी SN2 रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा या सिंपल रिएक्शन होगा, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर हम मैकेनिज्म देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, जिसमें ईथर बनता है और एल्कोहल बनते हैं, तो दोनों में काफी हद तक सिमिलरिटी है। बच्चों यहां पर एक चीज मैं और बता दूं कि ईथर हम बनाने के लिए देख रहे हैं, ईथर का प्रिपरेशन SN2 रिएक्शन से होता है और अगर एल्कीन बनती है, एल्कीन जो होता है ये बनती है एलिमिनेशन रिएक्शन E1R E2 से। SN2 रिएक्शन प्राइमरी एल्कोहल में आसानी से हो सकता है, उसके बाद सेकेंडरी एल्कोहल, फिर टर्शियरी एल्कोहल। यानी ईथर अगर हमें बनाना है तो हम प्राइमरी एल्कोहल को लेकर के आसानी से बना सकते हैं। सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल पुअर यील्ड देते हैं। पुअर यील्ड का मतलब क्या है, कम उत्पाद मिलता है। उत्पाद अगर कम मिलेगा तो हम इस मेथड को आसानी से यूज नहीं कर सकते, ये मेथड्स उतने यूजफुल नहीं होते। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री एल्कोहल अगर हैं तो इनसे हम ईथर क्यों आसानी से नहीं बना सकते हैं। तो इसका रीजन होता है कि एलिमिनेशन का ऑर्डर आप अगर देखिए तो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री,
1 डिग्री। 3 डिग्री और 2 डिग्री के एल्कोहल या एल्किल हैलाइड, जैसा कि हमने विलियमसन सिंथेसिस में आपको बताया था, ये बड़े आसानी से डिहाइड्रेट होकर के एल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं और एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ईथर प्रेफरेबली प्राइमरी एल्कोहल अगर हैं तो उनसे बनाया जा सकता है। सेकंड डिग्री एल्कोहल पे हमें बहुत पुअर यील्ड मिलती है। और थर्ड डिग्री एल्कोहल को अगर हम देखें तो थर्ड डिग्री एल्कोहल बहुत ही कम यील्ड ईथर का देता है। यहां पर मेजर प्रोडक्ट एल्कीन ही होता है, एल्कीन होता है, इसलिए इन दोनों का यूज हम नहीं करते। अब मैकेनिज्म अगर हम देखें तो मैकेनिज्म एक्चुअली हम यहां पर केवल ईथर का देखेंगे और उसी से देखेंगे किस तरह से एलिमिनेशन भी पास होता है। अब देखें CH3 CH2 OH जैसे हमने ले लिया। यहां पर O के पास लोन पेयर है। जब ये प्रोटॉन से रिएक्ट करता है यहां बना लेता है CH3 CH2 OH, एक लोन पेयर इसको दे देता है और इस पर प्लस चार्ज आ जाता है। जैसे हाइड्रोनियम आयन आपने देखा है कि H2O H प्लस से मिलकर H3O प्लस बनाता है, ठीक उसी तरह से एक H प्लस लेकर के एल्कोहल का भी ऑक्सीजन आयन बना लेता है। अब यहां पर जब 1 मोल एल्कोहल आता है बेटा सेकेंड स्टेप में, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन का इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है। ये कार्बन जब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगता है तो दूसरा जो एल्कोहल होता है अगर हम देखें CH3 CH2 OH, इस तरह हम लिख लेते हैं। ये एल्कोहल दूसरे जहां पर हमें आयन मिला है इस पर अटैक करता है और ये ऑक्सीजन जब C पर अटैक करता है तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाता है और जो प्रोडक्ट मिलता है देखिए हो जाता है CH3 CH2 OH CH2 CH3 प्लस H2। अगेन इस ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा क्योंकि इसने इसको अपना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप में यहां पर प्लस चार्ज है, ये H प्रोटॉन निकल जाता है और ये बन जाता है CH3 CH2 O CH2 CH3 प्लस H प्लस I। अब यहां पर हम जो बताना चाहते हैं बच्चों, यहां पर अगर टर्शियरी एल्कोहल होता तो क्या होता? टर्शियरी एल्कोहल में बहुत ही आसानी से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता और बन जाता है CH3C CH3 CH3 प्लस, और ये कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होता है। इस पर ईथर का जो मॉलिक्यूल है ये एज ए बेस काम करता है या H2SO4 डिहाइड्रेट कर देता है इसके H प्लस को और यहां से H प्लस निकल जाता है। आप देखिए अगर यहां से H प्लस निकाल दें तो बन जाएगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 और H प्लस निकल जाएगा। तो मूल रूप से हमें देखना यही है कि टर्शियरी अगर है सेकंड तो एल्कीन बहुत ज्यादा बनती है, सेकेंडरी है तो एल्कीन का अमाउंट
कम होगा और ईथर भी होगा, एल्कीन भी होगा, मिक्सचर मिलेगा। लेकिन प्राइमरी में हम आसानी से बना सकते हैं ईथर। तो ये मेथड प्राइमरी के लिए ज्यादा यूजफुल है विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंडरी एंड टर्शियरी। दूसरा, आपने एक चीज ये भी सीखा कि एल्कोहल को डिफरेंट कंडीशन में कैसे हम डिहाइड्रेट कर सकते हैं, इन ईथर या एल्कीन। नेक्स्ट अब देखिए हम कैटालिटिक डिहाइड्रेशन इसका देख लेते हैं। उत्प्रेरकीय निर्जलीकरण। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? निर्जलीकरण। कैटालिटिक डिहाइड्रेशन। निर्जलीकरण उत्प्रेरक की उपस्थिति में। कैसे करेंगे? इसके लिए बच्चों एल्यूमिना एक अच्छा निर्जली कारक माना जाता है, और जब हम CH3 CH2 OH मान लीजिए 2 मोल लेते हैं, इसे हीट करते हैं विद Al2O3, अप्रॉक्सिमेटली 525 केल्विन के आसपास इसको हीट किया जाता है। तो यहां से ईथर हमें मिलता है और एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। बहुत सिंपल सा है। जिस तरह से एसिड से आपने देखा था, उसी तरह से एल्यूमिना के साथ भी निर्जलीकरण बड़ी आसानी से हो जाता है। बच्चों एक और मेथड है एल्कोहल के साथ, फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से अगर हम डाइजोमेथेन का रिएक्शन, फ्रॉम द एल्कोहल एंड डाइजोमेथेन। पहले डाइजोमेथेन क्या है? जैसा कि हमने आपको बताया है, एजो मतलब नाइट्रोजन, डाई एजो मतलब 2 नाइट्रोजन, डाई एजो का मतलब क्या है? N2 है। डाई एजोमेथेन क्या है? यह है CH2N2। बहुत ही रिएक्टिव रिएजेंट है। इसके विषय में आप पूरा एक लेक्चर पढ़ सकते हैं जब आप अगली क्लासेस पढ़ेंगे, लेकिन अभी आज आपको सिंपली इसका रिएक्शन देखना है बच्चों। एल्कोहल के साथ, एल्कोहल के साथ एक सिंपल सा इंसर्शन रिएक्शन देखता है, बीच में इंसर्ट हो जाता है, जाके जुड़ जाता है। जैसे है मान लीजिए CH3 CH2 OH, यहां पर OH बांध के बीच में CH2 इंसर्ट हो जाएगा और हो जाएगा CH2N2। CH2 जो इसका है, इसको मेथिलीन रेडिकल भी कहते हैं हम। एक डाई रेडिकल होता है, द्विमूलक जिसको हम कह सकते हैं। ये CH2 O और H के बीच में जाके जुड़ जाता है और बना लेता है CH3 CH2O CH2 CH3 और N2 इससे अलग हो जाता है। एक सिंपल सा मेथड ये भी है। इसमें एक जो फायदा है वो ये है कि इस मेथड से आप केवल यहां पर CH3 होगा बच्चों। इस मेथड से केवल आप मेथाइल ईथर बना सकते हैं, क्योंकि एक एंड पर आप चाहे जो एल्किल हैलाइड ले लीजिए, दूसरे एंड पर मेथिल ग्रुप ही होगा। जैसे CH3 CH2O CH2 CH3 अगर बनाना है, तब हम इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा एल्कोहल जब भी लिया जाएगा तो उसके OH पर CH2 ग्रुप इंसर्ट होगा, तो हमें CH3 ही मिल सकता है। यानी हम मेथाइल ईथर ले सकते हैं, एक तरफ मेथाइल होगा, दूसरी तरफ और कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। यह आपको विशेष ध्यान में रखना है डाइजोमेथेन मेथड। बच्चों इसके अलावा एक और मेथड है ईथर के प्रिपरेशन का,
उसे हम देख लेते हैं, और वह है फ्रॉम लोअर ईथर्स। लोअर ईथर्स का मतलब क्या है? जो छोटे मेंबर हैं, जिनमें छोटे एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, क्या उनसे भी हम ईथर को प्रिपेयर कर सकते हैं? जैसे है CH3OCH3। अगर इससे हमें CH3O CH2CH3 बनाना है तो क्या इसको हम बना सकते हैं? इसके लिए बेटा हाइड्रोजनेशन किया जाता है और हम हाइड्रोजनेटेड ईथर लेते हैं। हाइड्रोजनेटेड ईथर लेते हैं। हाइड्रोजनेटेड ईथर जो होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3O CH2Cl। अगर इसका रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाएं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है आप जानते हैं, RMgX। तो यहां पर MgX Cl के साथ रिएक्ट कर लेता है और एक ईथर देता है जिसमें R ग्रुप CH2 पर जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा इसको देखिए, CH3O CH2Cl प्लस XMgR। यहां पर MgXCl निकल गया और ये बन गया CH3O CH2R प्लस MgXCl। यहां पर हमने देखा एक बड़े एल्किल ग्रुप वाला ईथर हमें मिल जाता है। तो लोअर ईथर को अगर हमें हायर ईथर में कन्वर्ट करना है तो पहले हमें हाइड्रोजनेटेड ईथर बनाना होगा। किस तरह से बनाएंगे अभी हम लोग नेक्स्ट लेसन में इसकी प्रॉपर्टीज में देखेंगे। और हाइड्रोजनेटेड ईथर अगर हमें मिल गया तो हम ग्रिग्नार्ड एजेंट से उसका रिएक्शन करवा करके बड़े एल्किल ग्रुप का, लार्ज एल्किल ग्रुप का हम ईथर बना सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। बच्चों तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं ईथर की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं इन पर हमने काफी स्टडी की हुई है। मुझे लगता है इसमें बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है। जैसे हम देख लें, क्या ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है? आपका आंसर क्या होगा? नो, बिकॉज O पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो एक चीज ये जानिए, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरी कंडीशन, पोलर नेचर इसमें हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि R पर कार्बन होता है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, यानी डाइपोल मोमेंट होता है। हम दिखा सकते हैं हैव सर्टेन डाइपोल मोमेंट। शेप अगर इसका बच्चों हम लोग देखें कि बेंट होता है, जैसे वाटर का होता है, इसका शेप बेंट होता है और इस पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पर आप अगर देखें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा ऑक्सीजन का, जैसे वाटर में होता है, केवल एक R की जगह पे एक H हो जाता है। और इन लोन पेयर्स का जो रिपल्सन होता है, इसके नाते यहां पर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वाटर में अगर आप देखते हैं यहां पर ये 109 डिग्री से घटकर 107.5 डिग्री हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन होता है।
आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यहां पर R और R के बीच ROR बॉन्ड एंगल कितना होगा। बच्चों यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो ये है एक्चुअली कि एल्किल ग्रुप्स काफी बड़े होते हैं। इन ग्रुपों को बहुत नजदीक नहीं लाया जा सकता, बल्कि ये खुद एक रिपल्सन क्रिएट करते हैं जिसको स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक रिपल्सन कर सकते हैं। जैसे हम सिंपल सा ले लें, यहां पर अगर केवल CH3 होता तो भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं एक बल्कि ग्रुप पे। अगर कहीं दूसरा कार्बन और एक इस पर जुड़ा हुआ है और बल्कि हो जाएंगे, इनके बीच रिपल्सन बढ़ जाएगा, जिससे इनका एंगल 109 डिग्री से घटने के बजाय 109 डिग्री से थोड़ा सा बढ़ जाता है और अप्रोक्सीमेटली 110 डिग्री होता है। यानी यहां पर लोन पेयर रिपल्सन से ज्यादा इनका स्टेरिक रिपल्सन होता है, जिसके नाते बॉन्ड एंगल वाटर के रिलेशन में अगर हम देखें तो जैसे वाटर में घट जाता था लेकिन यहां पर बढ़ जाता है। ये एक डिफरेंस है, कंपटीशन के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, या आप ध्यान में रखिए। अब आता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, फिजिकल स्टेट। इन चीजों को अगर आप कंपेयर करें, आप अभी जो लिखे हैं कंडीशंस, इनसे ही खुद गेस कर सकते हैं एक्चुअल कंडीशन क्या हो। बच्चों देखें, फिजिकल स्टेट, चूंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, डाइपोल मोमेंट भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, इसलिए इनकी फिजिकल स्टेट एल्कोहल की तुलना में स्ट्रांग बॉन्डिंग की नहीं होती है। इसीलिए फर्स्ट 2 मेंबर ये गैसियस होते हैं, यानी CH3O CH3 एक गैस है, C2H5O C2H5 भी गैसियस नेचर का होता है। इसके बाद के जितने भी मेंबर हैं वो सभी लिक्विड स्टेट में होते हैं, लेकिन आप जानते हैं मेथेनॉल भी लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो बच्चों सिंपली अगर इनको हम आइसोमेरिक एल्कोहल से कंपेयर करें तो लोअर होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। इसीलिए अगर हम कहें कि C2H6O के 2 आइसोमर हैं, CH3 CH2OH एंड CH3O CH3, इनमें किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है? तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो क्या होगा? एल्कोहल होगा, दैट इज एल्कोहल। इसका मेल्टिंग पॉइंट हायर है और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा और इनका क्या होगा? ये लोअर। कभी कभी इससे रिलेटेड सिंपल से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं आप लोगों से, जैसे देखिए कि इसके 2 हैं A और B, 2 आइसोमर हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट x डिग्री है, इसका y डिग्री है, x डिग्री इज ग्रेटर देन y डिग्री, वी फाइंड आउट विच इज ईथर एंड विच इज एल्कोहल। तो आप सीधे बताएंगे जिसका ज्यादा है वो एल्कोहल होगा, जिसका कम होगा वो ईथर होगा। लेकिन आप यहां पढ़ तो लेते हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप को रिलेट करके उसको देखते नहीं है। ध्यान में रखिए हमेशा कि अगर इसके आइसोमेरिक एल्कोहल और ईथर कंपेयर किए जाएंगे तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो एल्कोहल होगा और जिसका कम होता है वो ईथर होता है। ईथर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है? उसका कारण है कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है और एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। इसी तरह से हम सॉल्युबिलिटी देख लें तो ईथर जनरली वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं और सॉल्युबिलिटी अगर हम देखें
वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल है, लोअर मेंबर स्पेरिंगली सॉल्युबल आर इनसॉल्युबल, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं इनमें ये फेयरली इजिली सॉल्युबल होते हैं। दो क्वेश्चन उठता है, क्यों ऐसा है? सीधी सी बात है, ये ऑर्गेनिक नेचर के हैं, नॉन पोलर होते हैं, बहुत कम पोलरिटी होती है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना नहीं सकते, इसलिए वाटर में कम सॉल्युबल होते हैं या इनसॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक नेचर के हैं, कोवैलेंट नेचर के हैं, पोलरिटी कम होती है, इसलिए आसानी से ये सॉल्युबल हो जाते हैं। ये क्वेश्चन है कि स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब जो लोअर मेंबर होते हैं बच्चों, ये थोड़ा बहुत जल में घुलनशील होते हैं, और उसका रीजन होता है ये पोलरिटी के नाते अपने, जैसे आर ओ आर है, इसमें थोड़ा सा हमने देखा था कि पोलरिटी होती है, तो एच ओ एच H2O का जो बॉन्ड है इससे बहुत ही वीक बॉन्ड ये बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड लाइक बॉन्ड, और इसलिए ये वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं। यहां पर अगर हम देखें वाटर में ये इनके छोटे मेंबर, अगर आर साइज छोटी है तो ये बहुत ही कम घुलनशील फिर भी होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत खुल जाते हैं, और उसका रीजन क्या होता है? ड्यू टू द पोलरिटी या वीक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इस तरह से बच्चों हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली। नेक्स्ट टर्न पे हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।